अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमारी रेवेन्यू एक्ट के ऊपर जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है उसकी थर्ड वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगी। और इससे प्रीवियस जो मैंने 2 वीडियोस अपलोड की हैं एमसीक्यूज़ के ऊपर, लेक्चर नंबर 1 की शक्ल में और लेक्चर नंबर 2 की शक्ल में, तो उसके ऊपर आप लोगों के काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं, तो थैंक यू सो मच, आप सबका शुक्रिया। और बाकी रही पीडीएफ की बात, तो पीडीएफ ये है कि जो गिवन नंबर है लास्ट के ऊपर आपको वीडियो के लास्ट के ऊपर आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको जो इनकी पीडीएफ्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी आपके व्हाट्सएप के ऊपर। सो इससे पहले देखें तो मैंने तहसीलदार के मुतालिक कुछ डाटा अपलोड किया हुआ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप उसको चेक कर सकते हैं। इसमें उसको डिस्क्रिप्टिवली हमने उसको डिस्कस किया हुआ, आपका जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967 का, उसको सेक्शन बाय सेक्शन हमने उसको डिस्कस किया हुआ है। उसके मुतालिक 3 वीडियोस मौजूद हैं, वीडियो नंबर 1, 2 और 3। और इसी के साथ साथ आज हमारी एमसीक्यूज़ के ऊपर, क्योंकि एमसीक्यू सीरीज़ ये चल रही है, सो एमसीक्यूज़ के ऊपर हमारी थर्ड वीडियो आज आपके सामने इंशाल्लाह प्रेजेंट की जाएगी। सो उम्मीद है कि ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। सो आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है जी आज का द लीडर्स एकेडमी पीपीएससी एंड एफपीएससी की हम तैयारी करवाते हैं। और ये कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपने पीडीएफ वगैरह और बाकी कोई मामला है आपका या वैसे कोई डिस्कस करना है, तो मोस्ट वेलकम, आप लोग इसके नंबर के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। सो वीडियो नंबर 3 है, इससे पहले 2 वीडियोज़ को अपलोड कर दिया गया है, वीडियो नंबर 1 को और 2 को, तो उसी सिलसिले में ये वीडियो नंबर 3 है, आप इसको चेक कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 25, बाय होम द डिवीजन विल बी क्रिएटेड इन द प्रोविंस। अच्छा, प्रोविंस में देखें तो आपको सबसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सबसे टॉप पे होता है जी आपका प्रोविंस। और उसके नीचे देखें तो उसके नीचे आ जाती हैं आपकी डिवीजन्स। और उसके नीचे देखें तो उसके नीचे आ जाता है जी आपके डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, उसके नीचे देखें तो उसके नीचे आ जाती हैं तहसील्स। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। अब ये कहा गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में कि बाय होम द डिवीजन विल बी क्रिएटेड इन द प्रोविंस। प्रोविंस में पंजाब में फॉर एग्जांपल, क्योंकि पंजाब का लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967 का, सो पंजाब में जो डिवीजन क्रिएट की जाएगी वो कौन करेगा? ऑप्शन नंबर 1 है जी गवर्नमेंट क्रिएट करेगी। गवर्नमेंट से मुराद आपको पता है, जिसने प्रीवियस वीडियोस मेरी देखी हुई हैं उसको अंदाज़ा है कि मैं गवर्नमेंट से मुराद क्या लेता हूँ, बल्कि इस एक्ट में गवर्नमेंट से मुराद क्या है। गवर्नमेंट से मुराद है जी आपकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या डिवीज़न क्रिएट करेगी, या आपका बीओआर डिवीज़न को क्रिएट करेगा, या आपके ऑल ऑफ दीज बोथ ऑफ दी अबव करेंगे, या नन ऑफ दीज करेगा। सो इसमें जो गवर्नमेंट है वो डिवीज़न क्रिएट करेगी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जिसको लिखा जा सकता है GOP, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिवीज़न को क्रिएट करेगी। इससे फर्दर देखिए तो आंसर है हमारा गवर्नमेंट। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर, अ डिवीजन में कंसिस्ट ऑफ। अच्छा, ये जो हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, आप लोगों को पता भी है, आप लोगों को अंदाज़ा भी होगा इस बारे में कि हम इसको सेक्शन बाय सेक्शन लेके जा रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर हम इसको कवर करते जा रहे हैं। सो अगर आपने इसे प्रीवियस चैप्टर को कवर नहीं किया तो उम्मीद है, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप वो वीडियोस को पहले चेक करें, और उसके बाद आपकी एक फाउंडेशनल नॉलेज आपका डेवलप हो जाएगा, देन आपके लिए ये बड़ा आसान हो जाएगा इसको समझना। सो अ डिवीजन में कंसिस्ट ऑफ डैश डिस्ट्रिक्ट्स। एक डिवीजन जो है ना उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स होने चाहिए, मिनिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ये जो एक्ट है 1967 का, ये एक्ट वाज़ेह तौर पर ये बताता है कि आपका जो डिवीजन है उसमें कम से कम 2 या उससे ज़्यादा 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट्स उसमें होने चाहिए। और मैक्सिमम कितनी लेंथ है, कितनी नंबर्स हैं, तो मैक्सिमम जो है ना वो इसमें मेंशन नहीं है, उसकी लिमिट भी नहीं है। सो 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट किसी भी डिवीजन में ज़रूरी है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है जी आपके सामने, जस्ट अ मिनट, ऑप्शन नंबर 1 है जी आपका 2, 1, 2 और मोर, 3 और मोर।
सो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स होने चाहिए, ये आपके चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया गया है इसको। सो 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट्स आपके किसी भी डिवीजन में होने ज़रूरी हैं। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स कैन बी क्रिएटेड इन अ प्रोविंस। अब एक प्रोविंस में वहाँ पे बात थी आपके एक डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स होने चाहिए, वो 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट्स थे। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चन की नौइयत डिफरेंट है। इसको देखें तो आपके सामने यहाँ पे प्रोविंस की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट्स होने चाहिए। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट कैन बी क्रिएटेड इन अ प्रोविंस। इन अ प्रोविंस मीन इन पंजाब। ठीक है, प्रोविंस का मतलब यहाँ पे पंजाब है, क्योंकि पंजाब का लैंड रेवेन्यू एक्ट है। सो पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्रिएट किए जा सकते हैं। क्या पंजाब में आपके सामने है 20 डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया जा सकता है, या पंजाब में 25 डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया जा सकता है, या जो है इसमें कोई लिमिट नहीं है, या नन ऑफ दीज है। इसमें देखें तो ये जो पंजाब प्रोविंस है इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज आप 20 डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट नहीं कर सकते, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, 25 में नहीं कर सकते, इसकी लिमिट ही कोई नहीं है। आप किसी भी प्रोविंस को जितने भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट चाहती है एज द गवर्नमेंट सीम्स इट फिट, जितने भी वो चाहे, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई उसके ऊपर कदगन नहीं है, कोई उसके ऊपर रिकावट नहीं है। गवर्नमेंट जितने चाहेगी उतने ही डिस्ट्रिक्ट किसी प्रोविंस में क्रिएट किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन डिफरेंट बनता है कि एक डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स होने चाहिए। तो उसका क्वेश्चन हमने जो इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें डिस्कस किया हमने कि 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट्स इन अ डिवीजन। लेकिन इसमें मैक्सिमम जो है ना वो कितने हैं उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। इसमें मिनिमम के ऊपर लिमिट है, कम से कम 2 या उससे ज़्यादा आपके डिस्ट्रिक्ट्स होने ज़रूरी हैं। सो नो लिमिट। क्वेश्चन नंबर 28, द डिस्ट्रिक्ट्स इन अ डिवीजन विल बी क्रिएटेड बाय। अब यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिवीजन तो हमने देख लिया कौन बनाता है, डिवीजन हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बनाती है, उसको क्रिएट करती है। अब डिस्ट्रिक्ट कौन क्रिएट करता है? क्या डिस्ट्रिक्ट BOR क्रिएट करता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, या डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करता है कमिश्नर, या डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करता है DC, जिसको हम इस एक्ट में कलेक्टर बोलते हैं। कलेक्टर का वर्ड स्पेशली DC के लिए इस्तेमाल किया गया है इस एक्ट में, या कोई और बंदा, या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करती है इसको। तो इसके लिए ये है कि जो अथॉरिटी डिवीजन को क्रिएट करती है वही अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट करती है। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट्स इन अ डिवीजन विल बी क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। सो GOP गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको क्रिएट करेगी। यहाँ पे देखें तो आपके सामने दो हैं, आपके सामने चीज़ें, तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है जी कि क्या ये BOR क्रिएट करेगा या ये गवर्नमेंट क्रिएट करेगी, या बोथ ऑफ दिस। तो नीचे आपका आंसर आ गया, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्रिएट करेगी। सो डिवीजन भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करेगी, डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करेगी। नेक्स्ट आए जी, इससे नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, बाय होम अ डिस्ट्रिक्ट विल बी डिवाइडेड इनटू तहसील्स। अब हमने सबसे पहले देखा कि प्रोविंस में डिवीजन कौन क्रिएट करेगा, डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट कौन क्रिएट करेगा, मिनिमम डिस्ट्रिक्ट किसी डिवीजन में कितने होंगे। देन फिर हमने क्वेश्चन देखा कि किसी प्रोविंस को कितने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। अब आ गई ये बात डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। अब डिस्ट्रिक्ट में कितनी तहसील्स कौन इनको तहसील में डिवाइड करेगा। सो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, क्या गवर्नमेंट इनको तहसील बनाएगी, इनकी BOR बनाएगा, या बोथ ऑफ दीज बनाएगा। यहाँ पे भी जिसने आपका डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया था, जिसने आपका डिवीजन क्रिएट किया था, उसी ने ही ये तहसील को क्रिएट करना। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो तहसील्स में डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये कहता है, अ सब डिवीजन में कंसिस्ट ऑफ डैश तहसील्स। अब देखें, सबसे पहले तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तहसील के बारे में और सब डिवीजन के बारे में। तहसील और सब डिवीजन ये डिफरेंट टर्म्स हैं और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सब डिवीजन, ठीक है जी, सब डिवीजन। अब सब डिवीजन क्या होती है, देखें फॉर एग्जांपल एक ये तहसील है, उसका एरिया है, फॉर एग्जांपल तहसील हम कह देते हैं कि ये तहसील समंदरी है, ठीक है, और एक ये कह देते हैं कि ये तहसील जो है ये तहसील फॉर एग्जांपल फैसलाबाद सिटी है, फैसलाबाद सिटी, ठीक है। ये मैं वैसे बात कर रहा हूँ, ऐसा है नहीं है, प्रैक्टिकली अगर देखें तो वो डिफरेंट तहसील इसके साथ मिलकर एक सब डिवीजन बनाई हुई है।
जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है इसका सब डिवीज़न का ये है कि 2 और मोर तहसील को इकट्ठा किया जाए और उनकी एक सब डिवीज़न बनाई जाए। फॉर एग्जांपल इसको इकट्ठा करके हम एक सब डिवीज़न बना सकते हैं। इसको हम कह देंगे सब डिवीज़न नंबर 1 फॉर एग्जांपल, ठीक है, सब डिवीज़न 1। तो यानी कि ग्रुप ऑफ तहसील को सब डिवीज़न बोला जाता है और अकेले जो तहसील है उनको तो आपको पता है तहसील बोला जाता है। सो सब डिवीज़न में और तहसील में डिफरेंस ये है कि एक सब डिवीज़न में दो या दो से ज़्यादा तहसील हो सकती हैं, जबकि एक तहसील एक ही होती है। तो ये डिफरेंस है आपका सब डिवीज़न में और तहसील में। इसमें देखें कि एक जो सब डिवीज़न है उसमें कितनी तहसील क्रिएट की जा सकती हैं, उसमें एक या एक से ज़्यादा की जा सकती हैं, 2 और मोर, 3 और मोर, नन ऑफ दी। सो एक या एक से ज़्यादा तहसील जो है वो किसी सब डिवीज़न में क्रिएट की जा सकती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर नंबर ए आपका करेक्ट है और इसमें 1 और मोर तहसील्स आपकी किसी सब डिवीज़न में ऐड हो सकती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आइए, हाउ मैनी क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स आर देयर इन लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में कितनी क्लासेस के रेवेन्यू ऑफिसर्स डिस्कस किए गए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी एक पूरी हायरार्की आपके सामने रखी थी लेटेस्ट वीडियो में जो लास्ट हमने अपलोड की थी। उसमें मैंने बताया था कि टॉप के ऊपर जो सबसे बड़ा जो रेवेन्यू ऑफिसर है पंजाब में वो BOR है और BOR में सबसे बड़ी जो की पोस्ट है उसके ऊपर बैठे हैं जी SMBR, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके नीचे देखें तो उसके नीचे BOR में डिवीजन्स होती हैं, क्योंकि प्रोविंस लेवल पे BOR और उसके बाद डिविजनल लेवल पे ये आपकी डिवीजन्स होती हैं। डिवीजन्स में जो सबसे बड़ा रेवेन्यू ऑफिसर होता है वो कमिश्नर होता है, कमिश्नर, ठीक है। उसके बाद आ जाएं तो उसके बाद आ जाती हैं डिस्ट्रिक्ट्स। सो डिस्ट्रिक्ट्स लेवल पे जो सबसे बड़ा रेवेन्यू ऑफिसर है वो होता है जी आपका DC, या जिसको इस एक्ट में कलेक्टर का वर्ड यूज़ किया गया जिसके लिए। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर होते हैं जी। उसके बाद आए तो हमारी होती हैं तहसील्स। तहसील पे या सब डिवीज़न में, तहसील में या सब डिवीज़न में आपके होते हैं असिस्टेंट कलेक्टर्स। अब ये असिस्टेंट कलेक्टर्स कौन होती हैं? ये असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 और असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2, यानी कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार। अब ये है पूरी की पूरी हायरार्की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। इसमें देखें तो आपके पास हैं जी टोटल जो रेवेन्यू क्लासेस हैं किसी तहसील में आर मेंशन इन द पंजाब रेवेन्यू एक्ट 1967। तो टोटल रेवेन्यू क्लासेस हैं जी 6 तरह के रेवेन्यू ऑफिसर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पंजाब में वर्क करते हैं। तो 6 रेवेन्यू क्लासेस हैं जिसमें आपका BOR से लेके नीचे तक जो हायरार्की है वो हमने उसको डिस्कस किया। द टॉप मोस्ट रेवेन्यू ऑफिसर इन द हायरार्की ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स इज। अब देखें तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो सबसे बड़ा हाईएस्ट लेवल का रेवेन्यू ऑफिसर है वो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में मेंशन किया है, वो है जी आपके SMBR, ठीक है। SMBR कहाँ पे बैठते हैं? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। सो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपका सबसे बड़ा रेवेन्यू ऑफिसर है, क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में और भी मेंबर्स होते हैं, तो सबसे टॉप के ऊपर SMBR होते हैं। सो यहाँ पे आपके सामने है जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसके स्लैश डाल के यहाँ पे लिखना चाहिए था SMBR। सो उसके बाद कमिश्नर, कलेक्टर, DC और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे BOR आएगा, BOR के स्लैश में लिखा जाएगा SMBR, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। टॉप मोस्ट हायरार्की में अगर देखें रेवेन्यू ऑफिसर्स की तो उन्हीं का नाम सबसे पहले आता है पंजाब में। सो BOR इज द राइट वन। हु शैल अपॉइंट अ कमिश्नर ऑफ अ डिवीजन एंड कलेक्टर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। कमिश्नर डिवीजन में कौन मुकर्रर करेगा और कलेक्टर्स जो है ना वो किसी डिस्ट्रिक्ट में कौन मुकर्रर करेगा। अब देखें जो कमिश्नर को मुकर्रर करेगा वही कलेक्टर को मुकर्रर करेगा। जिसने डिवीज़न बनाई थी, जिसने डिस्ट्रिक्ट्स बनाई थी, जिसने तहसील्स बनाई थी, वही इनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको मुकर्रर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जी आपके कमिश्नर मुकर्रर किए थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, तो इनकी जो डिवीज़न मुकर्रर की थी वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने की थी। अब कमिश्नर भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करेगी। कलेक्टर्स डिस्ट्रिक्ट्स बनाए थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, तो कलेक्टर्स भी कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। सो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक तो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, BOR, ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब
ये राइट ऑप्शन है। कमिश्नर भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुकर्रर करती है, कलेक्टर्स भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुकर्रर करती है। कलेक्टर्स आपको पता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं और कमिश्नर्स आपको पता है ये डिवीजन लेवल पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हु शैल अपॉइंट एन एडिशनल कमिश्नर इन अ डिवीजन एंड एन एडिशनल कलेक्टर इन अ डिस्ट्रिक्ट। अब इस तरह है कि एडिशनल कमिश्नर को किसने मुकर्रर किया था? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। और कलेक्टर को किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। अब इनके लिए इनके फर्दर जो आगे जो असिस्टेंट्स के लिए फर्दर लोग होंगे, जैसे एडिशनल कमिश्नर है या एडिशनल कलेक्टर है, तो इनको भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुकर्रर करेगी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, BOR, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो आपके पास ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इनको मुकर्रर करेगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मैनी असिस्टेंट कलेक्टर्स ऑफ ग्रेड फर्स्ट एंड असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड सेकंड आर देयर इन अ डिस्ट्रिक्ट। कितने असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड फर्स्ट और कितने असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड सेकंड किसी डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किए जा सकते हैं? कितने होते हैं वो? इसके ऊपर क्या वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपके 5 होते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में, या 6 होते हैं, या 7 होते हैं, या नो लिमिट है इसके ऊपर? तो इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती। असिस्टेंट कलेक्टर्स चाहे वो ग्रेड फर्स्ट है, चाहे वो ग्रेड सेकंड है, चाहे वो तहसीलदार है, चाहे वो नायब तहसीलदार है, वो कितने भी मुकर्रर किए जा सकते हैं। तो इसमें आगे कानोगोईज होती हैं, कानोगोई के हिसाब से वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये असिस्टेंट कलेक्टर्स जो है ये मुकर्रर किए जाते हैं। तो जितनी कानोगोई होंगी उस हिसाब से उतने ही असिस्टेंट कलेक्टर्स मुकर्रर किए जा सकते हैं। या ऐसे भी किया जा सकता है कि कानोगोई मीन सर्कल, इंग्लिश में उसको सर्कल बोला जाता है। जितने सर्कल होंगे उतने असिस्टेंट कलेक्टर्स होंगे। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसे भी होता है किसी एक असिस्टेंट कलेक्टर के पास को 5-7 सर्कल दे दिए, या 2 दे दिए, या 3 दे दिए, तो इस तरह भी हो सकता है। सो इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि कितने असिस्टेंट कलेक्टर्स किसी डिस्ट्रिक्ट में मुकर्रर किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी 36, हु इज़ द चीफ रेवेन्यू ऑफिसर इन अ तहसील। किसी तहसील में चीफ रेवेन्यू ऑफिसर कौन होता है? क्या ये असिस्टेंट कमिश्नर होता है चीफ रेवेन्यू ऑफिसर तहसील में, या तहसीलदार होता है, या नायब तहसीलदार होता है, या नन ऑफ दीज होता है? अब इसमें इस तरह है कि जो आपका तहसीलदार है उसको बोला जाता है चीफ रेवेन्यू ऑफिसर इन अ तहसील, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट का जो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर है वो कलेक्टर होता है। कलेक्टर मीन DC, तहसील लेवल पे तहसीलदार, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तहसील लेवल पे तहसीलदार, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसको DC बोलते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन आपकी बी ठीक है, तहसीलदार इज द राइट ऑप्शन। गवर्नमेंट में अपॉइंट रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ एनी ग्रेड थ्रू। कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर मुकर्रर करना है, चाहे आपने गवर्नमेंट ने SMBR को मुकर्रर करना है, चाहे गवर्नमेंट ने कमिश्नर को मुकर्रर करना है, चाहे गवर्नमेंट अपॉइंट करना चाहती है जी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, चाहे गवर्नमेंट का इरादा है कि वो अपॉइंट करे रेवेन्यू ऑफिसर्स को जो असिस्टेंट कलेक्टर्स हैं, तो कैसे अपॉइंट करेगी इनको? गवर्नमेंट जो भी काम करेगी वो इनको ख़तो किताबत के ज़रिए करेगी। उस ख़तो किताबत का जो नाम, ऑफिशियल टर्म जो यूज़ की जाती है वो नोटिफिकेशन है। तो गवर्नमेंट इनको नोटिफिकेशन के ज़रिए से मुकर्रर करेगी। ये नहीं होता कि रेवेन्यू ऑफिसर जो इनको PPSC के ज़रिए से मुकर्रर किया जाए। अच्छा, वो मुकर्रर करना, अपॉइंट करना वो एक और चीज़ है, इनकी रिक्रूटमेंट करना एक और चीज़ है। रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट उसको फाइनल करता है। फॉर एग्जांपल BOR ने लेटेस्ट जो तहसीलदार अपॉइंट किए उनको PPSC के ज़रिए से रिक्रूट किए, तो उनकी रिक्रूटमेंट और है, उनकी अपॉइंटमेंट और है। ठीक है। सो रिक्रूटमेंट कोई भी कमीशन, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन कोई भी कर सकता है। लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए से होगी। उनकी अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन के ज़रिए से। आपकी ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी किसी का मतहत होना चाहिए ना। अगर कमिश्नर मतहत है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, और DC मतहत है कमिश्नर का, असिस्टेंट कलेक्टर्स वो मतहत है आपके DC के, तो फिर ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ये भी किसी का मतहत होना चाहिए। तो मैंने पहले एक क्लास लिखी थी, एक पूरी हायरार्की लिखी थी इसकी, जो इसमें ऑफिसर्स होते हैं। टॉप के ऊपर होती है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इसके नीचे होता है BOR, ठीक है, BOR, इसके नीचे होता है डिवीज़न, इसके नीचे होती है आपका डिस्ट्रिक्ट, उसके नीचे होता है जी आपकी होती है तहसील।
अब इस तरह है ये पूरे का पूरा एक चार्ट जो बनता है। तो टॉप लेवल के ऊपर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बैठी है। सो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। सो GOP गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, ऑल द रेवेन्यू ऑफिसर्स शैल वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ। ये जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, चाहे वो SMBR है, चाहे वो कमिश्नर है, चाहे वो कलेक्टर है, चाहे असिस्टेंट कलेक्टर्स हैं, ये किसके अंडर रह के काम करेंगे? ये सारे के सारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर रह के काम करेंगे। ठीक है जी, जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं ये सारे के सारे किसके अंडर काम करेंगे? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर काम करेंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसके अंडर काम करेगा? वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 ये कहता है द टॉप मोस्ट रेवेन्यू ऑफिसर इन अ डिवीजन इज। हमने पहले इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें हमने देखा था कि द टॉप मोस्ट रेवेन्यू ऑफिसर इन अ प्रोविंशियल लेवल पे जो सबसे बड़े रेवेन्यू ऑफिसर हैं उनको बोला जाता है SMBR, जो हमने प्रीवियसली पिछले स्लाइड्स में हमने देखा है। और अब कहाँ इसकी बात हो रही है? डिवीजन की। डिवीजन में जो सबसे टॉप मोस्ट पे जो रेवेन्यू ऑफिसर होंगे उनमें कमिश्नर होते हैं। कमिश्नर्स ठीक है। कमिश्नर जो है ना वो टॉप मोस्ट रेवेन्यू ऑफिसर है इन अ डिवीजन। और इसी तरह टॉप मोस्ट रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, DC होते हैं। सो क्या रेवेन्यू ऑफिसर जो टॉप मोस्ट हैं वो DC होंगे, कमिश्नर होंगे, एडिशनल कमिश्नर होंगे, या नन ऑफ दीज होगा? सो यहाँ पे जो कमिश्नर हैं वो किसी भी डिवीजन में टॉप मोस्ट रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। सो ऑप्शन बी आपकी यहाँ पे ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। 41 पे आ जाए। हु हैज़ द पावर्स टू डिस्ट्रीब्यूट, विदड्रॉ एंड ट्रांसफर ऑफ रेवेन्यू केसेस। कौन रेवेन्यू केसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, विदड्रॉ कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है? किसके पास ये पावर्स? फॉर एग्जांपल एक तहसीलदार है किसी तहसील में, उसके अंडर उसकी जुरिस्डिक्शन में कुछ केस हैं, फॉर एग्जांपल तकसीम के केस हैं, तो अब उनको ट्रांसफ़र करना या उनको विदड्रॉ करना या इस तरह का कोई और मैटर करना, ये पावर्स किसके पास है, कौन कर सकता है? क्या ये कमिश्नर करेगा, क्या ये BOR करेगा, क्या ये डिप्टी कमिश्नर करेगा, या नन ऑफ दीज करेगा? तो यहाँ पे जो पावर है डिस्ट्रीब्यूट की, विदड्रॉ की या ट्रांसफ़र ऑफ केसेस की, असल में वो पावर है BOR के पास। सो BOR ये अलाउ करेगा कि फ़लाँ केस उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, फ़लाँ बंदे को दे दिया जाए, या फ़लाँ बंदे से फ़लाँ रेवेन्यू ऑफिसर से केस लेके विदड्रॉ कर लिया जाए, या उससे लेके ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसी और रेवेन्यू ऑफिसर को। तो ऐसे हो सकता है। तो ये कौन करता है? ये सारे के सारी जो पावर्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट की, विदड्रॉ की, ये आपकी ट्रांसफ़र ऑफ केसेस की, ये सारी की सारी पावर्स BOR के पास होती है। BOR स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। Question number 42. If a case is withdrawn by BOR, then by whom this case will be decided? अगर कोई केस BOR की तरफ से BOR जो है वो उसको विदड्रॉ कर लेता है, तो फिर कौन इसको वो कर सकता है, इसका फैसला कौन करेगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डिस्कस करने वाली चीज़ है कि अगर एक केस किसी रेवेन्यू ऑफिसर के पास, वो किसी भी दर्जे का हो सकता है, किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर के पास कोई केस उसकी समात में था, ज़ेर समात था, तो अब BOR ये चाहता है कि ये केस वापस उससे विदड्रॉ कर लिया जाए। BOR ने वो केस विदड्रॉ कर लिया, अब ये केस चला गया किसके पास? BOR के पास। अब क्या इसको डिसाइड कौन करेगा? ये तो चल रही थी प्रोसीडिंग्स इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल ये केस था एविडेंस के ऊपर। अब क्या होगा? ये अब फर्दर इसकी एविडेंस या फर्दर इसका कंक्लूजन, इस केस को डिसाइड कौन करेगा? क्या वो BOR इटसेल्फ कर सकता है, या उस डिवीजन का कमिश्नर करेगा, या एनी रेवेन्यू ऑफिसर करेगा, या ऑल ऑफ दीज करेगा? यहाँ पे आप अगर चैप्टर 3 देखें तो चैप्टर 3 में वाज़े तौर पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर कोई केस BOR ने अपनी तरफ खींच लिया, वापस ले लिया, विदड्रॉ कर लिया, ट्रांसफ़र करवा दिया, तो वो क्या होता है? BOR खुद भी कर सकता है उसको, BOR कमिश्नर को भी दे सकता है, BOR किसी और रेवेन्यू ऑफिसर को भी दे सकता है। सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन यहाँ पे, डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है,
BOR इटसेल्फ भी कर सकता है, BOR कमिश्नर को भी दे सकता है, BOR उस केस को किसी रेवेन्यू ऑफिसर को भी दे सकता है, वो किसी भी दर्जे का हो सकता है, वो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड सेकंड फर्स्ट या ऊपर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या ऊपर कमिश्नर, किसी को भी दिया जा सकता है। सो सारे ही इस केस को आप डिसाइड कर सकते हैं जिसको BOR दे दे, और ये पावर सिर्फ और सिर्फ BOR के पास ही है। क्वेश्चन नंबर 43, इफ अ केस इज विदड्रॉन बाय कमिश्नर और कलेक्टर देन हु विल डिसाइड दिस केस। अगर यही मामला जो हमने पीछे देखा है, जो BOR ने विदड्रॉ किया था केस, यहाँ पे केस कौन विदड्रॉ कर रहा है, या तो कमिश्नर कर रहा है या कलेक्टर कर रहा है, तो फिर क्या होगा, कमिश्नर, कलेक्टर, एनी रेवेन्यू ऑफिसर या ऑल ऑफ दीज। अच्छा, अगर यही मामला है, कमिश्नर ने ले लिया केस, विदड्रॉ कर लिया, या किसी कलेक्टर ने विदड्रॉ कर लिया केस, तो फिर वो खुद भी सुन सकता है। फॉर एग्जांपल कमिश्नर ने किया तो कमिश्नर खुद भी कर सुन सकता है, या किसी और रेवेन्यू ऑफिसर को भेज सकता है। इसी तरह अगर कलेक्टर ने किया तो कलेक्टर खुद भी कर सकता है, किसी और रेवेन्यू ऑफिसर को भी दे सकता है। सो एनी रेवेन्यू ऑफिसर केस सुन सकता है। सो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज ऑप्शन ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन ठीक है यहाँ पे, क्योंकि ये केस जो कमिश्नर ने विदड्रॉ किया था या कलेक्टर ने विदड्रॉ किया था, इसके पास पावर्स हैं, या तो वो खुद उस केस को डिसाइड कर दे, या किसी और रेवेन्यू ऑफिसर को जो लोअर रैंक है, उससे जो लोअर रैंक है उसको ट्रांसफ़र कर दे, तो वो उसको डिसाइड करके उसकी वापस रिपोर्ट उसको जो हायर अथॉरिटी है, लोअर रैंक का जो रेवेन्यू ऑफिसर है, वो हायर रैंक के रेवेन्यू ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा कि ये केस था, ये डायरेक्शन थी आपकी तरफ से, तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया, या मैंने इसका फैसला दे दिया। सो इस तरह होता है। कमिश्नर और कलेक्टर ने अगर कोई केस विदड्रॉ किया है, वो खुद भी कर सकते हैं, वो किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इज इट लॉफुल फॉर गवर्नमेंट टू अपॉइंट वन एंड द सेम पर्सन टू एनी टू और मोर ऑफ द ऑफिसेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बड़ा सादा सा क्वेश्चन, आप लोगों ने देखा भी होगा। ये क्या मतलब है इसका मतलब है क्या ये एक कानूनी चीज़ है, गवर्नमेंट एक बंदे को 2 ऑफिसेज दे दे। 2 ऑफिसेज मीन ये नहीं कि 2 बिल्डिंग्स में उसको ऑफिस दे दे, नहीं, 2 ऑफिसेज का मतलब ये है कि उसको चार्ज डिफरेंट दे दे, चार्ज दे दिए जाएं। ठीक है, जैसे किसी बंदे के पास अगर वो लोकल गवर्नमेंट का आदमी है, फॉर एग्जांपल AD लोकल गवर्नमेंट है, तो उसके पास बाज़ औक़ात प्राइस कंट्रोल का चार्ज भी होता है। इसी तरह अगर तहसीलदार की बात करें तो तहसीलदार के पास रेवेन्यू का चार्ज भी है, तहसीलदार के पास सब रजिस्ट्रार का चार्ज भी है, तहसीलदार के पास प्राइस कंट्रोल का चार्ज भी है। इस तरह के मुख्तलिफ चार्ज गवर्नमेंट देती है। तहसीलदार के पास अभी रिसेंटली एक चार्ज दिया था इन्होंने, ये रिकवरी का, जो आपका उसमें जाता है जी, सॉरी, जो ये रिकवरी की जाती है वापडा की और बाकी जो चीज़ें हैं, तो इसका चार्ज भी तहसीलदार को रीसेंट ऑर्डर्स में दिया गया। तो एक बंदे को एक से ज़्यादा चार्ज दिए जा सकते हैं, क्या ये लॉफुल है, ये आपसे क्वेश्चन है। ऑफिस से मुराद यहाँ पे चार्ज का मसला है। ऑफिस से मुराद वो बिल्डिंग नहीं है, किसी 2 बिल्डिंग में उसको 2 ऑफिस दे दिए, ये नो। ऑफिस से मुराद है कि उसको चार्ज दिए जा सकते हैं, क्या उसको 2 और मोर चार्ज दिए जा सकते हैं। नीचे है जी आपके पास ऑप्शन येस या नो, तो डेफिनेटली आपने देखा भी है किसी भी बंदे को एक से ज़्यादा चार्ज गवर्नमेंट दे सकती है, लेकिन देगा कौन, देगा गवर्नमेंट। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं चार्ज दे सकता, इस तरह गवर्नमेंट देगी। सो यस, ये लॉफुल है, ऐसा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ गवर्नमेंट विल कन्फर पावर्स टू रेवेन्यू ऑफिसर्स। रेवेन्यू ऑफिसर को गवर्नमेंट किस तरह पावर देगी। अब नीचे है जी जनरल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर, नोटिफिकेशन, ऑल ऑफ दिस। मैंने इससे पहले बात की है कि गवर्नमेंट ने जो भी काम करना है वो कैसे करना है। गवर्नमेंट ने जो भी काम करना है वो एक ख़तो किताबत के ज़रिए से करना है, और उस ख़तो किताबत के लिए स्पेशल एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम नोटिफिकेशन कहते हैं। सो गवर्नमेंट ने जो भी पावर किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को देनी है वो देगी थ्रू अ नोटिफिकेशन। सो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो एक राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 ये कहता है, व्हेन अ रेवेन्यू ऑफिसर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकल एरिया टू अनदर लोकल एरिया हिज पावर्स विल। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन आई थिंक सेक्शन 21 है शायद, मे भी इसको कंफर्म कीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सा सेक्शन है, लेकिन ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967 का, उसमें ये वाजे तौर पर लिखा है रिटेंशन ऑफ पावर्स का ये एक सेक्शन है। रिटेंशन ऑफ पावर्स। अब मुझे एग्जैक्ट सेक्शन इसका याद नहीं आ रहा कौन सा, लेकिन मौजूद ज़रूर है ये। रिटेंशन ऑफ पावर्स में ये है कि अगर एक रेवेन्यू ऑफिसर, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अगर कलेक्टर या कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर, वो कमिश्नर भी हो सकता है, वो नीचे असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड, कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर
अगर वो एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम देखें, अगर हम तहसीलदार की बात कर लें, तहसीलदार भी आपको पता है एक रेवेन्यू ऑफिसर होता है। सो तहसीलदार की बात करें तो उसके इस एरिया में, एरिया ए में वो काम कर रहा था, तो इसके पास कुछ चार्ज था, फॉर एग्जांपल सब रजिस्ट्रार का चार्ज था, इसके पास प्राइस कंट्रोल का चार्ज था, इसके पास दूसरे चार्जेस थे। तो अब ये ट्रांसफ़र हो गए हैं जी, ये तहसीलदार साहब ये ट्रांसफ़र हुए हैं अगले एरिया में जिसका नाम है एरिया बी। ठीक है, अब ये जितने चार्ज हैं ना इनके पास एरिया ए में, ये सारे के सारे चार्ज ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे एरिया बी में। जो ये यहाँ पे काम कर रहे थे, जो जो काम इनके पास यहाँ पे थे, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे थी इनकी, वो वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब आगे जाके ये दूसरे एरिया में पे करेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इनमें से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनसे वापस लेनी है, कोई चार्ज इनसे वापस लेना है, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो वापस इनसे चार्ज लेगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, व्हेन अ रेवेन्यू ऑफिसर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकल एरिया टू अनदर, हिज पावर्स विल रिमेन द सेम, डिसकंटिन्यू, नो पावर, नन ऑफ दीज। डेफिनेटली आपको अब अंदाज़ा हो गया कि इसका आंसर क्या बनता है। इसका आंसर ए बनता है, रिमेन द सेम। अगर उसके पास कोई पावर्स हैं तो अगले एरिया में ट्रांसफ़र होता है, एक तहसील से दूसरी तहसील में जाता है, तो जो पहली तहसील में जो काम कर रहा था, जो जो उसके पास चार्ज थे, वैसे के वैसे ही वो चार्ज अगली तहसील में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो वो कंटिन्यू रहता है, रिमेन द सेम रहता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए ठीक है आपकी, रिमेन द सेम। क्वेश्चन नंबर 47, हु हैज़ द पावर्स टू मेक रूल्स एज प्रोसीजर्स। किसके पास पावर्स हैं ये रूल्स को बनाने के लिए? ये असल में पावर्स जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है BOR विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। डेफिनेटली BOR विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन असल में गवर्नमेंट उसको पावर्स देती हैं ये BOR को। BOR जो है विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इसके रूल्स बनाता है। अब रूल्स ये जो बनाए जाते हैं ये किस तरह के रूल्स होते हैं? अगला क्वेश्चन शायद मे बी इसी के ऊपर है। BOR हैज़ द पावर्स टू मेक रूल्स इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। कौन सी सिचुएशंस में BOR रूल बनेगा? ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 47 डिस्कस की है, तो 47 में था कि BOR रूल्स बनाएगा ये जो मुतलका केसेस है। अब कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पे BOR रूल बनाएगा? फॉर एग्जांपल सिचुएशन आ जाती है आपके सामने इजेक्टमेंट, जिसको बेदखली बोला जाता है। किसी का दखल है, किसी का कब्जा है, तो उसको उससे निकालना है, तो उसके मुतालिक अगर कोई रूल मौजूद नहीं है तो BOR इसके ऊपर बनाएंगे। डिलीवरी ऑफ पोजेशन, किसी को कब्जा लेके देना है, उसके मुतालिक रूल मौजूद नहीं है तो कौन बनाएगा? BOR बनाएगा। और रिमूवेबल प्रॉपर्टी के मुतालिक कोई ऐसा मामला है जिसको डिस्कस नहीं किया गया इस एक्ट में या किसी और एक्ट में, जिसके मुतालिक रूल या कानून मौजूद नहीं है, तो फिर कौन बनाएगा? BOR बनाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन डी ठीक है, ऑल ऑफ दीज इन सिचुएशंस में BOR रूल्स को बनाएगा। सो 48 का जो आंसर बनता है आपका वो डी बनता है, ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 49, बाय होम अपीयरेंस एंड एप्लीकेशन मे बी मेड बिफोर अ रेवेन्यू ऑफिसर। किसी रेवेन्यू ऑफिसर को अगर उसने पेश होना है किसी ने, या किसी ने कोई एप्लीकेशन देनी है, कोई दरख्वास्त देनी है किसी भी काम की, फॉर एग्जांपल वो तकसीम के केस की दरख्वास्त है, तो कौन देगा? क्या वो पार्टी देगी जो वहाँ पे जिसका कब्ज़ा है, या जो मालिक है वहाँ पे, क्या वो पार्टी देगी एप्लीकेशन, या उनका कोई ऑथोराइज्ड एजेंट वो एप्लीकेशन देगा, या कोई लीगल प्रैक्टिशनर? लीगल प्रैक्टिशनर से मुराद यहाँ पे कोई वकील हो सकता है। क्या वकला दे सकते हैं, क्या ऑथोराइज्ड एजेंट्स दे सकते हैं, क्या वो पार्टी जो खुद हैं वो दे सकती हैं? सो यहाँ पे कोई भी बंदा एप्लीकेशन दे सकता है रेवेन्यू ऑफिसर को। फॉर एग्जांपल किसी ने तकसीम जायदाद करवानी है तो उसके लिए एक एप्लीकेशन मूव करनी है, तो कोई भी पेश भी हो सकता है इन तीनों में से, और एप्लीकेशन मूव भी कर सकता है। सो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है जी आज का, क्वेश्चन नंबर 50, इफ अ पर्सन इज समन्ड by the revenue officer for personal appearance then who may appear। अगर किसी बिफोर हिम, अगर किसी रेवेन्यू ऑफिसर ने किसी आदमी को बुला लिया पर्सनली और उसको बुलाया है कि जनाब आपने इन पर्सन हाजिर होना है, तो क्या ख्याल है उसकी जगह पे कोई और बंदा हाजिर हो सकता है? अगर तो हो सकता है, वो कौन कौन सा बंदा है? और उसका नीचे ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है जी आपके सामने, द कंसर्न्ड पर्सन, जिसको बुलाया गया है, क्या वही बंदा हाजिर होगा? अगर वो नहीं आ सकता तो फिर क्या कोई एडवोकेट हाजिर हो सकता है किसी बंदे की जगह पे? क्या ऑथोराइज्ड एजेंट वो हाजिर हो सकता है उस बंदे की जगह पे? या इनमें से कोई एक बंदा हाजिर हो जाए तो ठीक है। ये सारी ऑप्शंस गलत हैं सिवाय ऑप्शन ए के, क्योंकि अगर किसी रेवेन्यू ऑफिसर ने किसी को पर्सनली बुलाया
कि वो इन पर्सन हाजिर हो। इन पर्सन से मुराद ये है कि वो खुद हाजिर हो। अगर तो इन पर्सन का ऑर्डर है रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से, डेफिनेटली जो कंसर्न पर्सन है वही हाजिर होगा, उसकी जगह पे और कोई बंदा हाजिर नहीं हो सकता। अगर वो हाजिर नहीं होता तो फिर उसको फाइन भी, आगे पेनल्टी का सेक्शन है, मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 51 या 52 में वो आ जाएगा, उसको कितना फ़ाइन होगा। उसको 500 रुपये तक फ़ाइन किया जा सकता है। अगर वो बंदा पर्सनली पहली पेशी के ऊपर हाजिर नहीं होता 500 रुपया कर दें, अगर उसके बाद भी नहीं होता फिर भी 500 का, मतलब हर पेशी के ऊपर उसको 500 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है अगर वो पर्सनल अपीयरेंस के लिए हाजिर नहीं आता। सो ये थे जी 50 क्वेश्चंस हमारे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इंशाल्लाह ये लेक्चर सीरीज़ आपकी जो एमसीक्यूज़ के ऊपर है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, ये इंशाल्लाह लेक्चर सीरीज़ चलती रहेगी। आप लोगों के कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर 51 से लेके, मेरा इरादा है कि आपको कम से कम नेक्स्ट वीडियो में 50 के लगभग क्वेश्चंस और करवाए जाएं, ताकि आपका जो टेस्ट है उससे पहले पहले हम काफ़ी हद तक क्वेश्चंस को इनको डील कर लें, और इस तरह आपको अंदाज़ा भी हो जाए कि असल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चीज़ें कैसे हैं और कैसे कैसे ये मामलात चलते हैं। चलें जी, थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चंस है 51 से ऑनवर्ड। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो डेफिनेटली आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके साथ साथ आपने इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और हमारी हौसला अफजाई भी करनी है। थैंक यू जी। इंशाल्लाह फर्दर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।